जय हिंद दोस्तों। कल हमने भाग 1 के बारे में चर्चा की थी और उससे जुड़े आर्टिकल के बारे में देखा था। आज हम भाग 1 से ही संबंधित कुछ अन्य तत्वों को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी देसी रियासतें थी, यानी राजा रानियों का शासन होता था। ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ करते थे, यानी संयुक्त रूप से नहीं होता था। जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ उससे 2-4 किलोमीटर आसपास का क्षेत्र, अगर उसकी मुखिया मैं हूँ तो मैं मेरे पास भी एक देसी रियासत थी। तो इस प्रकार भारत में विभाजन के पश्चात कुल 552 रियासतें थीं और पाकिस्तान के पास कुल 13 रियासतें थीं। तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद इस रियासतों को एक करके एक देश बनाना था, जिसका काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इस एकीकरण में मुख्यतः 3 लोग शामिल थे। पहला है सरदार पटेल, दूसरे वीपी मेनन, तीसरे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये वीपी मेनन उस समय के आईएएस अधिकारी के बराबर होते थे। एकीकरण में 3 लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बावजूद 3 रियासतें भारत में मिलना नहीं चाहती थी। इसमें से पहली रियासत थी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़, तीसरी थी जम्मू कश्मीर। लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ से हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया और ऑपरेशन पोलो के दौरान इसे भारत में मिला लिया गया। पहले ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। ऐसे ही जूनागढ़ में हिंदू बाहुल्य के लोग रहते थे, मगर यहाँ के राजा मुस्लिम थे, तो ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे। मगर सरदार पटेल ने यहाँ पे जनमत संग्रह कराया और यहाँ पे जनता का वोट भारत की तरफ गया, अतः इसे भी भारत में मिला लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू थे और प्रजा मुस्लिम थी, तो वो चाहते थे ना हम हिंदुस्तान में मिले ना हम पाकिस्तान में मिले, तो वो स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। मगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो इन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत के साथ जुड़ना पसंद किया, लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 370 को जुड़वा दिया था। तो उसके दौरान कुल भारत में 4 राज्य बने थे, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी। राज्य ए में ब्रिटिश प्रोविंस थे। ये कुल 9 क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रोविंस में क्या होता था कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा हुआ करता था। यहाँ पे अंग्रेजों के प्रतिनिधि ही शासन किया करते थे। स्टेट बी में प्रिंसली स्टेट आते थे, जिसे हम देसी रियासतें कहते हैं, जो कि अभी बताया मैंने कि राजा रानियों का शासन होता था। ये भी कुल 9 क्षेत्र थे। लेकिन यहाँ पे राजा रानियों का शासन जरूर होता था, पर ये अंग्रेजों की कठपुतली मात्र बन के रहते थे, यानी अंग्रेज जो भी कहते थे उन्हें मानना पड़ता था। उसके बाद राज्य सी, ये कमीशन कहलाते थे, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज जहाँ से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता था, तो ये भी ब्रिटिश प्रोविंस जैसे थे। यहाँ पे भी अंग्रेज अपने प्रतिनिधि को भेजते थे और शासन करते थे, मगर ये आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए सी में रखा गया था। ये कुल 10 क्षेत्र थे। और राज्य डी में सिर्फ अंडमान निकोबार को रखा गया था, जिसे यूटी के रूप में रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब राज्य ए, बी, सी और डी बने थे, तो दक्षिण भारत का एक क्षेत्र था जो मद्रास के नाम से जाना जाता था। वो वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का संयुक्त क्षेत्र हुआ करता था। मगर तमिलनाडु के जो तमिल भाषाई लोग होते थे, वो आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषाई लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, यानी भाषाई आधार पे उनके साथ भेदभाव होता था। तो आंध्र प्रदेश के लोग वहाँ पे विरोध करने लगे, तो जिसके चलते पेट्टू श्री रामालू, इन्होंने अपने नेतृत्व में एक आंदोलन किया, जिसमें दोनों क्षेत्रों को अलग अलग किया जाए, जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। तो 1952 में ये आंदोलन किए और 52 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, आनंद फानन में आके उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर निर्माण किया। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाले राज्य का नाम क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। कब बना था? 1953 में। लेकिन इसके बाद विरोध और होना चालू हुआ अलग अलग जगहों से कि हमें भी अलग राज्य का दर्जा मिले, हिंदी भाषा को अलग बनाया जाए।
मराठी भाषा को अलग, पंजाबी भाषा को अलग। वैसे तो कई प्रयास किए गए थे पहले भी कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए 2 आयोग बन चुके थे। 1948 में पहला आयोग बना था एस.के. धर आयोग, मगर इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने को नामंजूरी दे दी थी। 1948 में ही एक और आयोग एस.के. धर आयोग के बाद बना था जे.वी.पी. समिति। ये इस आयोग में मुख्य अध्यक्ष 3 लोग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार पटेल, और तीसरा थे पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन मना कर दिया था। लेकिन जैसे कि आंध्र प्रदेश बनने के बाद पहले आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हड़ताल चली और हंगामे हुए, और आंध्र प्रदेश बनने के बाद पूरे देश में हंगामा शुरू हो गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की। उसके लिए फजल अली आयोग बैठाया गया 1953 में ही, जिसके 3 सदस्य हुआ कर 3 मेंबर थे। इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, एनालाइज किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए या नहीं। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस भाषा में किसी अन्य भाषा के लोग रहते हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव किया जाए या उन्हें परेशान किया जाए। इस शर्त के साथ इसे मंजूरी दे दी गई और संविधान में 7वां संशोधन जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो ये प्रश्न भी आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लाया गया, ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया, इसके बाद कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए, और इसके बाद एक और आयोग आता है 1966 में शाह आयोग, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब जैसे राज्य मिलते हैं हमें। पहले पंजाब को पैप्सू के नाम से जाना जाता था, PEPSU यानी पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसमें भी भाषा की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो भाषा के आधार पे इसमें 4 विभाजन हुए। पहला हुआ पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों का पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों का हरियाणा, जो पहाड़ी क्षेत्र था उसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया, और चौथा था चंडीगढ़, क्योंकि पेप्सू की पहले ही भी राजधानी चंडीगढ़ थी और हरियाणा और पंजाब भी अपनी राजधानी चंडीगढ़ बनाना चाहते थे। तो उस क्षेत्र को लेकर भविष्य में विवाद ना हो तो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगली जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।